नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा ओलेक्ट्रा गिनटेक के बारे में। देखिए, ओलेक्ट्रा गिनटेक बेसिकली देखा जाए तो एक ऑटो इंडस्ट्रीज से ऊपर बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के अगर पेयर ग्रुप से बात करूं तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स डीवीआर और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंटेक। ठीक है, मार्केट का वाइज कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। 14,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी लगातार लगातार एक भागता हुआ सिचुएशन देखने को मिले, मगर कंपनी में दो वीकनेस पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। इतने दिनों से कंपनी जो भागते चले जा रहे थे, बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे कि इसके ऊपर कंटिन्यू बाइंग करूंगा। एक बात आपको बता दूं, जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उस हिसाब से बताया जा रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े एनालिसिस्ट यही बता रहे हैं कि जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है उसके ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक वीक फॉल देखने का चांसेस है। क्यों? मैं एक बार आपको एक डेटा रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। आप अगर आप डेटा रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली बात ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ। देखिए, 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर बने, तब उन्होंने जो बजट पेश किया था फरवरी मंथ में, तब उस बजट के फर्स्ट टाइम बजट के टाइम में फर्स्ट टाइम कैपिटल गेन टैक्स, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाया था। सॉरी, 10% मतलब यहाँ पे टैक्सेशन लगाया गया था। और उस कारण के वजह से सबसे ज्यादा पिटाई स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी के ऊपर देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं, फरवरी मंथ, जनवरी टू फरवरी मंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे हालत था। और कहाँ तक आया, कोविड के टाइम तक पूरा का पूरा मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। आप टॉप लेवल से, इस टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखे तो ऑलमोस्ट 65% क्रैश हो गया था। तो क्या निफ्टी में इसी तरीके से क्रैश हुआ था? चलो मैं एक बार निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी का भी सेम टू सेम टाइम का हालत एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और कोविड के टाइम से पहले 2018 के जो सिचुएशन था, अभी देखिए, अरुण जेटली जी जब आए थे फरवरी मंथ में, चलो मैं आपको फरवरी मंथ का डेटा दिखा देता हूँ 2018 का। तो फरवरी मंथ कब आया था? कुछ इस तरीके से जगह पे। तो यहाँ से लेकर कोविड के टाइम में टोटल जो ड्यूरेशन था कितना? 30%। तो सोचिए, निफ्टी 30% गिरे थे और स्मॉल कैप इंडेक्स 60% से भी ज्यादा गिरा था, मतलब डबल के आसपास। तो क्या, हाँ, उसके बाद मार्केट में क्या है, रुकावट हुआ? बिल्कुल नहीं। तो मार्केट के ऊपर सडन इंस्टेंट एक दो साल में आपको बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिलेगा। बाकी टाइम में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। तो ऐसे ये बात और ये डेटा में क्यों आपको दिखाया, इसके पीछे एक रीजन यही है कि ओलेक्टा गिंटेक एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। मान लेता हूँ कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, सब कुछ मिला, फिर भी कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ तो नहीं बढ़ा। तो ये एक कारण है जो कंपनी को पिटाई करने के लिए काफी है। क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का सेल्स का आंकड़ा कम होता चला गया। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 28 करोड़ से 15 करोड़ हो चुके हैं। तो ये एक वीकनेस पॉइंट है कंपनी के लिए। मुझे लगता है इस वीकनेस पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर करेक्शन होने का चांसेस है। तो इसीलिए जब इस कंपनी के ऊपर एक न्यूज भी आया, तभी मैंने आपको बताया कि ओलेक्टेक इंटेक एक्वायर्स, आप देख सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेक इन एवरी ट्रेन। तो 26% का स्टेक खरीदारी किया, और वो भी एम ए एच एम ए एच का कंपनीज को। और वो भी कितने रुपीस देकर? 26,000, टोटल 26,000 इंडियन रुपीस देकर ही यहाँ पे कंपनी को खरीदारी कर चुके हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के बेसिस में बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी तो अच्छा काम कर रहा है, कंपनी का तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो आप क्यों बता रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में करेक्शन होने का चांसेस है? देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री चेक करा के दिखा चुका हूँ। ये हिस्ट्री में ऐसे भी हालत हुआ था, तब भी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया था, और अभी तो और भी हालत खराब है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर तो जो 10% था वो अभी 15% टैक्स कर दिया गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के ऊपर जो 15% था उसको 20% कर दिया गया। और स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है उसके ऊपर दुगुना ज्यादा टैक्सेस ले लिया। तो कंपनी टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस, मतलब इन्वेस्टर ट्रेडर्स के तो पूरा का पूरा हालत ही खराब कर दिया। कि गवर्नमेंट, मुझे लगता है गवर्नमेंट पूरा का पूरा जो मार्केट से टैक्स उठाने वाले हैं वो स्टॉक मार्केट को ही चूज किया है। क्योंकि इंडिया अभी भी 3-3.5% लोग ही मार्केट में काम करते हैं। तो उस जगह पे जो ग्रोथ आना चाहिए था, क्योंकि यूएस में 55% लोग
और चाइना में 30% से आसपास लोग काम करते हैं डायरेक्टली मार्केट में। तो इतना ज़्यादा अगर टैक्सेस बढ़ते जाएंगे तो क्या काम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, काम तो बढ़ेगा, मगर नुकसान किसको होगा? जो रिटेल ट्रेडर्स है, जो हम लोग रिटेल ट्रेडर्स है, हम लोग को नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि कितना भी प्रॉफिट कर ले तो पूरा का पूरा टैक्सेस ही तो चला जाएगा ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ओलेटेक इंटेक के ऊपर अगर चार्ट को देखेंगे तो एक पैटर्न्स तो क्रिएट हुआ एक रेंज के बेसिस में। तो मैं इंतजार करूँ जब इस नीचे लेवल को आएगा तो कुछ डिसीजन बनेगा। तो उससे पहले मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है। जो अपडेट मैंने आपको दिया कि बजट आने के कुछ ही दिनों के बाद ही इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल सकता है। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। मार्केट क्या इसको वेलकम करता है, क्या प्रीवियस हिस्ट्री को भी रिपीट करता है? तो आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए रेलवे कंपनीज के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जब इंटरिम बजट किया किया गया था फरवरी मंथ में, तब बताया था कि अपकमिंग गवर्नमेंट अगर आए, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट फिर से अगर आए, तो एक रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा एक बजट आने वाले हैं। तो यहाँ पे तो कोई बजट अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ कि रेलवे के ऊपर कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, कुछ खास अलॉटमेंट नहीं देखने को मिला। तो रेलवे कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर बन गया, क्योंकि जिस तरीके से लोग आशा कर रहे थे कि रेलवे के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होगा, तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस टॉप लेवल में बाई करके रखे हैं, हाई लेवल में बाई करके रखे हैं। उसके बाद रिजल्ट आया और करेक्शन होने का चांसेस भी हुआ। देखिए मैं पहले ही बहुत पहले से ही एक रेंज के बेसिस में एक एंट्री लेके रखा हूँ। एक रेंज बना था, उस रेंज में यहाँ पे भी एंट्री हुआ था, टारगेट यहाँ पे हो चुके थे। उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तब एक एंट्री बना। तो और फाइनली 1:3 रेशियो का टारगेट है। और ये जो टारगेट है वो 100% का टारगेट यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। मतलब जो टारगेट है वो 105% के आसपास है। और जो स्टॉप लॉस लेके चल रहा है वो करीबन 34%। कोई छोटा मोटा टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं है, बहुत बड़ा टारगेट और स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ। जब एंट्री हुआ था तभी मैंने आपको शेयर किया। तो कहने का मतलब है क्या, इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से क्या कंपनी और भी बहुत ऊपर जा सकते हैं? देखिए पहली बात, ये भी एक छोटा सा कंपनी था, मगर आज एक लार्ज कैप टाइप कंपनी बन चुके हैं। तो उस हिसाब से 1,23,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो कोई छोटा मोटा तो मार्केट कैप नहीं है। फिर भी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर गिरे तो उसके हिसाब से बड़े बड़े प्लेयर का भी थोड़ा सा हालत चेंज हो सकते हैं। बाकी इस कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। जो अभी फिलहाल के लिए जो लोग सोच रहे हैं कि मैं टॉप लेवल में बाई करूं और भी ऊपर जा सकते हैं, उसके लिए बता दूं बहुत हाई रिस्की जोन में है। कभी ना कभी वहां से एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन होने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी का जो फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आने वाला है। उससे पहले मैं बता दूं पिछली बार का जो रिजल्ट था वो शानदार हुआ था। 5,700 से 6,700, मतलब 1,000 करोड़ का सेल्स बढ़े। एक्सपेंस मिटाने के बाद प्रॉफिट भी सेम टू सेम 345 से लेकर 433 करोड़ के आसपास हुआ। बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिला, जो 1.66% से लेकर 2% तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो ओवरऑल अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस देखने को मिले, जो परफॉर्मेंस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो उसको कंटिन्यू करूंगा। आपकी एक ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है, सॉरी, इस कंपनी की एक अपडेट भी आपके साथ शेयर करूं। रिले के ऊपर कंटिन्यूसली अगर किसी का प्रोजेक्ट मिलते चले जाए, मतलब कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट जिस कंपनी को मिल रहा है वो है आरबीएनएल। तो रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इसको इस बार भी देखिए 1.60 बिलियन रुपीस का टोटल कॉन्ट्रैक्ट मिला और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का। तो एक अच्छा खासा न्यूज़ है। ऑब्वियसली जुलाई 16 में इस न्यूज़ आया था। तो उसके बाद कंपनी लगातार लगातार जंप किया। तो 16 तारीख के बाद आप खुद ही देख सकते हैं, चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। 16 तारीख के बाद, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, 16 तारीख के बाद कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। उससे पहले जर्नी हो शुरू हो चुके थे। तो आशा किया जा रहा था कि और भी जर्नी हो सकता था अगर रिजल्ट अच्छा खासा आया तो। अभी आप कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए? देखिए मेरे खुद के ओपिनियन में आपको बता रहा हूँ। अगर मुझे इस जगह पे एंट्री नहीं होता तो मैं इस फ्रेश एंट्री यहाँ पे कभी नहीं लेता, क्योंकि इतने टॉप लेवल में मैं बाई नहीं करूंगा। यहाँ पे कुछ टाइम अगर बिताए, होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो वो अलग बात है। नहीं तो डायरेक्टली वो हाई करते चले जाएंगे तो मैं कभी भी बाई नहीं करूंगा। वो एक रिक्सी जोन जरूर दिखाते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग आईआरएफसी नाम से जानते हैं। इस कंपनी की भी हालत सेम टू सेम है। कंपनी के मार्केट कैप्स ठीक ठाक है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि 39 के आसपास देखने को मिला पी रेशियो, और कंपनी के खुद के पी रेशियो 39 है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 29 के आसपास है। मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है।
अगर इसी वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार यहाँ पे ग्रोथ होता चला गया। तो यहाँ पे सेल्स बढ़े, प्रॉफिट भी बढ़े, क्या उस हिसाब से चार्ट भी बढ़े? बिल्कुल नहीं। अगर चार्ट को देखूँ तो ओवरऑल जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ था कप विद हैंड पैटर्न्स, उसको ब्रेकआउट तो किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो किया। उसके बाद देखिए कंपनी एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है। मुझे लगता है इस जगह पे कुछ टाइम बिताएगा, उसके बाद शायद ऊपर जा सकते हैं। तो ये देखिए ऑब्वियसली एक रिस्की जोन का ट्रेड है, क्योंकि कंपनी लगातार इतनी जर्नी करने के बाद, एक जगह पे होल्ड करने के बाद, एक बार रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बलमार लोवारिस एंड कंपनीज लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था और वो भी 10 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, सॉरी 9 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, और वो भी एक के बदले 10, एक के बदले 10 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। सर यही कंपनी ही सारे कंपनीज के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद कुछ डिसीजन जरूर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।